नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता राठौर, इतिहास विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। हमने पिछले व्याख्यान में जैसा कि पढ़ा, क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में आपने पढ़ा। बंगाल, अवध और कर्नाटक का किस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत उन पर आरोप प्रत्यारोप लग के या युद्ध करके अपने अधीन कर लिया। उसी के क्षेत्रीय शक्ति के में आता है एक राज्य मैसूर। मैसूर का नाम आपने सुना हुआ होगा। मैसूर से पहले का जो उद्भव है वो विजयनगर साम्राज्य है। विजयनगर साम्राज्य का इतिहास बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक रहा है। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद मैसूर राज्य का उत्थान होता है और मैसूर राज्य का जो उत्थान या मैसूर राज्य के बारे में हम जितने भी राजनीतिक घटनाक्रम पढ़ते हैं तो उसमें एक बात ये निकल के आती है कि वहाँ पर जो सत्ता परिवर्तन हुआ वो एक राजा के द्वारा एक राजा के विरुद्ध नहीं हुआ था। वहाँ जो सत्ता परिवर्तन हुआ वह एक उसी राजा के सैनिक ने जो एक सिपाही के पद पे है और उसी ने ही सत्ता परिवर्तन अपनी आंतरिक शक्तियाँ जितनी भी थी वो अपने अधीन कर ली और विद्रोह करके अपने अधीन मैसूर राज्य ले लिया। तो हम पढ़ते हैं कि विजयनगर के पतन के बाद मैसूर वड़ियार वंश के अधीन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। 18वीं शताब्दी में इस राज्य की वास्तविक शक्ति उसके सेनापति देवराज और राजस्व मंत्री नंजराज के हाथों में आ जाती है। 1755 में हैदर एक सामान्य सिपाही से प्रगति करता हुआ डिंडीगुल का फौजदार बनाया जाता है और वहां फ्रांसीसी की मदद से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है। 1761 में वे मैसूर का वास्तविक शासक बन जाता है। परास्त होता है किंतु उसकी मृत्यु के बाद अपने क्षेत्र को पुनः वापस प्राप्त कर लेता है। हैदर ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक नौसेना के महत्व की पहचान कर ली थी। तो देखिए आप, हैदर अली हैं, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसने सत्ता परिवर्तन ले लिया, अपनी वास्तविक शक्तियाँ अपने अधीन ले ली और अपने आप को राजा घोषित कर दिया। अब यहाँ पर युद्ध शुरू होता है। दो युद्ध हैदर अली के समय होते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, उसका समय है 1766-69 और इस समय आपको याद करने की बात यह है कि इस समय तत्कालीन गवर्नर कटियर्स था और सेना का जो नेतृत्व करता था वो जनरल स्मिथ था। यहाँ हम देखते हैं कि हैदर अली कतई नहीं चाहते हैं कि मैसूर अंग्रेज़ों के अधीन चला जाए। उसने राजनीतिक प्रयास करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध त्रिगुट संघ भी बनाया। उसमें जो वो हैं मुग़ल शाह आलम है और अवध के नवाब को भी उसने अपने अधीन लिया, लेकिन अंग्रेज़ों की चाल के आगे वो नहीं चल सका और उसे कई संधियां भी करनी पड़ी। तो हम पढ़ते हैं कि मद्रास की संधि किसी अन्य शक्ति का आक्रमण के समय आपसी सहयोग और दूसरे से विजित क्षेत्रों को लौटाना। अंग्रेज़ों की इस युद्ध का महत्वपूर्ण कारण यही था कि अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति। 1766 में हैदराबाद के निज़ाम अली से अंग्रेज़ों ने संधि की, जिसके तहत निज़ाम ने उन्हें उत्तरी सरकार का क्षेत्र दिया और अंग्रेज़ों ने हैदर के विरुद्ध मदद का आश्वासन दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि हैदर अली जो है वो त्रिगुट संघ का निर्माण भी करता है। वह अंग्रेज़ों से सीधी टक्कर लेने में अभी असमर्थ था, तो उसने संधि भी मानी कि अंग्रेज़ों लिया और अपने यहाँ जो सेना रखने का प्रावधान था वो उसने रखा और सेना का खर्च करने का वाहन भी उसको उठाना पड़ेगा। फिर इसी घटनाक्रम से वो बहुत दुखी था, अतः वह अंग्रेज़ों से बदला लेना चाहता था और उसके समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। वह उसका समय था 1780 और 84। इस समय जो तत्कालिक जो गवर्नर जनरल था वो हॉर्न हेस्टिंग्स था। उसका नेतृत्वकर्ता सेना का जो था वो ये था कि आयरकुट इस समय का नेतृत्व करता था। देखिए पहला जो है
पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में, मैं आपको बार बार रिपीट करके इसलिए पढ़ाती हूँ कि ये कई जगह कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। आप तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हो, अब आपका समय है कि बहुत सारे आपके पास अवसर है कि आप जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम निकलते हैं आप उनमें एग्ज़ाम देते हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे ध्यान में अभी से आने चाहिए कि ये भी कई प्रश्न बनते हैं। जैसे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन गवर्नर जनरल था, या समय है, समय पूछ लिया जाता है। 66 69 गवर्नर जनरल कौन था, कटियर्स था। नेतृत्वकर्ता कौन था सेना का, जनरल स्मिथ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई, मद्रास की संधि हुई थी। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है तो उस समय गवर्नर जनरल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स है। एक आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध उसमें कौन है, कटियर्स, के और प्लस जे। जनरल स्मिथ से आप के और जे कर लीजिए। और जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग्स हैं तो आप इसको वी प्लस ए कर सकते हैं या एच प्लस ए भी कर सकते हैं। जैसे वॉरेन एच वी से करेंगे तो वॉरेन हेस्टिंग्स, और ए से आयरकुट इसका नेतृत्व करता था। हुआ उसमें हुई थी मैंगलोर की संधि। तो इसका जो समय है वो 1784 है। इस युद्ध के दौरान 1782 में हैदर की मृत्यु हो जाती है और टिप्पू शासक बनता है। ये यहाँ की खास बात है कि इसमें जो मैंगलोर की संधि हुई है वो टिप्पू सुल्तान इसका शासक था होता है, क्योंकि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टिप्पू शासक बनता है। टिप्पू इस समय अल्पवयस्क होता है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसमें वीरता कूट कूट के भरी हुई है। और इस समय वह दोनों पक्ष युद्ध को जारी नहीं रखना चाहते थे, अतः ये संधि की गई थी। मद्रास का तत्कालीन गवर्नर मैकटन था, अतः उसके द्वारा ये संधि की गई थी। कौन था, मैकटन जो था, मद्रास का तत्कालीन गवर्नर था मैकटन, उसके द्वारा ये संधि की गई थी। इसमें अंग्रेजों को अपमानजनक शर्तों को मानना पड़ा। इस युद्ध में हैदर अली आयरकुट द्वारा पोर्टोनोवा, पोलीलूर, सोलिंगपुर के युद्धों में परास्त हुआ था। और जब मराठों द्वारा हैदर पर आक्रमण होता है तो अंग्रेज़ों द्वारा कोई मदद नहीं की जाएगी, जिससे 1760 तक की मद्रास की संधि निष्प्रभावी हो गई। क्यों? क्योंकि मद्रास की संधि में ये तय हुआ था कि अगर मराठा हैदर पर आक्रमण करते हैं, क्योंकि उस समय मराठा आ गए थे, मराठा अगर आक्रमण करेंगे तो अंग्रेज़ साथ देंगे, लेकिन इन्होंने मैंगलोर की संधि में इस प्रकार से उन शर्तों को तोड़ दिया कि अगर मराठा आक्रमण करेंगे तो वह उनकी सहायता नहीं करेंगे, जिसके कारण हैदर उनसे नाराज़ हो गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण अंग्रेज व फ्रेंच शक्तियों में मतभेद, हैदर पर अंग्रेज़ों का अविश्वास था। वो पहले से ही जानता था कि अंग्रेज किसी के भी सगे नहीं हैं, तो माहे पर कब्जा करना था, क्योंकि ये क्षेत्र हैदर अपने अधीन मानता था और अंग्रेज़ों ने इस पर आधिपत्य कर लिया था। अब देखिए यहाँ पर हैदर अली का समय समाप्त हो जाता है और इतिहास में एक नया नाम आता है टिप्पू सुल्तान का। टिप्पू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने पिता की मृत्यु पे ही ये प्रण ले लिया था कि मैं अंग्रेज़ों को कभी भी मैसूर का क्षेत्र नहीं दूंगा, मेरे जीते जी। तो उसने अंग्रेज़ों के समय बड़ी कूटनीति से काम लिया। जब उसको लगा कि वह पराजित हो जाएगा तो उसने श्रीरंगपट्टनम की संधि तय कर ली थी। और इसके समय भी 2 युद्ध हुए थे, 2 हैदर का आधा मान लीजिए और 2 टिप्पू सुल्तान के समय। तो हैदर तृतीय जो युद्ध है वो 1790 और 92 यानी 1790 और 92। इस समय का जो गवर्नर जनरल था वो था कॉर्नवालिस, और जो विशेष नेतृत्व रखने वाला था वो भी कॉर्नवालिस था। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि की कुछ शर्तें इस प्रकार थीं कि मैसूर का लगभग आधा भाग अंग्रेज निज़ाम व मराठों में बट गया। मैसूर का जो क्षेत्र का जो लगभग आधा राज्य किसको दे दिया था, अंग्रेज व निज़ाम व मराठों को में बढ़ गया था। निज़ाम को पनार तथा कृष्णा के बीच का भाग जो क्षेत्रफल
के हिसाब से सर्वाधिक था। मराठों को तुंगभद्रा के उत्तर का भाग, अंग्रेजों ने डिडीगुल, मालाबार और बहरामहल का क्षेत्र प्राप्त कर लिया। टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति हेतु देना था। उसकी गारंटी के रूप में उसके जो 2 पुत्र थे, अब्दुल खलीक और मुइजुद्दीन को अंग्रेज 1792 है। इस संधि या अपमानजनक संधि कह लीजिए, इसमें मैसूर का बहुत कुछ क्षेत्र निजाम, मराठों और अंग्रेज़ों के बीच में बट गया था। टीपू को युद्ध की क्षतिपूर्ति 3 करोड़ रुपए रखी गई थी। उसके 2 पुत्रों को भी वहाँ बंधक के रूप में रखा गया था। उनके नाम हैं, आप नोट कर लीजिए, अब्दुल खलीक और मुइजुद्दीन। अब्दुल खलीक यानी A+M, मुइजुद्दीन को अंग्रेज़ों से बंधक रखा था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में भी अंग्रेज़ों ने मराठों और निजाम को अपने साथ मिला लिया था, किंतु हैदर ने चतुराई से मराठों व निजाम को अपनी ओर से मिलाकर अंग्रेज़ों को अकेला कर दिया था, किंतु तृतीय युद्ध में टीपू ऐसा नहीं कर सका। अब देखिए कि ये जो युद्ध हैं, इसमें पहले तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजनीति से अंग्रेज़ों को अलग अलग, जैसे मराठों को उसने अलग प्रोत्साहन दे दिया या लालच दे दिया, निज़ाम को अलग दे दिया कि मैं आपको ये क्षेत्र दे दूंगा अगर आप मेरे पक्ष में लड़ेंगे और अंग्रेज़ों के विरुद्ध। लेकिन अंग्रेज़ों ने चाल चलने नहीं दी और उन्होंने अपने अधीन इनको कर लिया। अब इस युद्ध का जो प्रमुख कारण था वो ये था कि त्रावणकोर का राजा, जो अंग्रेज़ों का संरक्षित था, उसने कोचीन में डचों से जैकोट व कांगड़ू खरीदने की कोशिश की, किंतु टीपू इसे अपना क्षेत्र मानता था। अतः यही युद्ध का मुख्य कारण था। कारण क्या है? त्रावणकोर का राजा, जो अंग्रेज़ों का संरक्षित था, उसने कोचीन में डचों से जैकोट व कांगड़ू खरीदने की कोशिश की, किंतु टीपू इसे अपना क्षेत्र मानता था। अतः युद्ध का जो मेन कारण है, मुख्य कारण है, वो यही। ईस्ट इंडिया एक्ट में यह प्रावधान था कि कंपनी भारत में क्षेत्रीय विस्तार का प्रयास ना करे, किंतु उसका इन्होंने पूर्णतः उल्लंघन किया। अंग्रेज किसी भी तरह से भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की सोच रखते थे। इसमें एक कोटेशन है, कॉर्नवालिस का कथन है, हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली किए बगैर अपने शत्रु को पंगु बना दिया। समझ रहे हैं आप? हमने अपने मित्रों को, यानी जो निज़ाम था, जो मराठे थे, उनको उन्होंने कुछ दिया भी नहीं, और जो सामने टीपू सुल्तान था उसकी आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था को उन्होंने पंगु बना दिया था। मतलब हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली किए बिना अपने शत्रु को पंगु बना दिया था। ये कॉर्नवालिस का कथन था। अब जब टीपू सुल्तान के साथ इतना सब कुछ हो गया था, जो टीपू सुल्तान जो कि बहुत वीर था, उसकी आयु कम थी लेकिन उसमें वीरता कूट कूट के भरी थी, साहस कूट कूट के भरा था। उसने अपने सैनिकों को आगाह कर दिया था कि चाहे मैं जीऊँ या मरूँ, लेकिन मैं अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ूंगा और मेरे जीते जी वह इस किले में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन अंग्रेज़ों की जो सेना थी वो अत्यधिक थी, लास्ट तक वो गेट नहीं खोल पा रहे थे। लेकिन जब टीपू सुल्तान अकेला हो गया था तो वो अंदर प्रवेश कर गए थे किले का, और कहते हैं कि किसी ने टीपू सुल्तान को धोखा भी दे दिया था और किले के गेट खोल दिए गए थे, जिससे अंग्रेज टीपू की सेना पर टूट पड़े थे। और इस युद्ध में ये भी कहा जाता है कि टीपू सुल्तान बड़ी वीरता से लड़ा, और इतना लड़ा कि जब तक उसकी संपूर्ण आंखें बंद नहीं हो गई तब तक वो लड़ता रहा, और उसके मृत्यु समय तक उसके हाथ में तलवार सी मैसूर राज्य का, वो 1799 और इस समय का जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड वेलिजली हैं। इसमें जो नेतृत्व करता है वो आर्थर वेलिजली हैं। वी स्क्वायर कर दीजिए। जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड वेलिजली है,
और जो नेतृत्व करता है, मुख्य नेतृत्व करता, जो सेना का नेतृत्व करता है, वो है आर्थर वेलेजली। इसे नेपोलियन के से युद्ध का अनुभव था। किसको? आर्थर वेलेजली को। इस युद्ध में लड़ते हुए टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम के किले में मृत्यु हो जाती है। टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर के एक बड़े हिस्से पर अंग्रेजों का कब्जा तथा एक छोटे से भाग में वड़ियार वंश के कृष्णराज तृतीय, जिनकी उम्र 5 वर्ष है, उसको शासक बनाया और उस पर सहायक संधि भी थोप दी गई। देखिए अंग्रेज किस प्रकार से साम्राज्यवादी नीति में इतना डूब गए थे कि उन्होंने टीपू की मृत्यु के बाद वड़ियार वंश के कृष्णराज तृतीय को फिर से, मतलब वड़ियार वंश आ गया और कृष्णराज तृतीय, जिसके पुत्र की आयु कितनी है, कृष्णराज तृतीय, जिनकी उम्र है 5 वर्ष, उनको शासक बनाया और उस पर क्या थोप दी? सहायक संधि, यानी संधि की शर्तें रख दी कि आपको हमारे अधीन रहना पड़ेगा, हमारे यहाँ की सेना आपके यहाँ रहेगी, आपको किलेबंदी देनी पड़ेगी, आपको नजराना देना पड़ेगा। इस प्रकार से कि कहने का मतलब है कि उसको अधिकृत उन्होंने कर लिया था। 1831 में विलियम बेंटिंक ने मैसूर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया और 1881 में रिपन ने इसे पुनः वापस कर दिया। ये जरूर आप नोट करेंगे कि 1831 में समय कौन सा है? 1831, और 1881 में रिपन ने इसे पुनः वापस कर दिया। तो विलियम बेंटिंक और रिपन, ठीक है, वीबी कर दीजिए, डैश आर कर दीजिए, यानी विलियम बेंटिंक ने तो लिया था और रिपन ने इसको वापस लौटा दिया। अब हम देखते हैं कि जो टीपू सुल्तान का जो समय है वो इस प्रकार से कितने गवर्नर जनरल उस समय रहे। क्लाइव रहा, वन स्टॉट रहा, वेरस्टॉट रहा, कटियर्स रहा। आपने देखा इनका अलग अलग जो समय काल था चारों युद्धों में। जो गवर्नर जनरल है, जो नेतृत्व करता है, जो गवर्नर जनरल है, जो नेतृत्व करता है, इन चारों के नाम आप याद रखेंगे। और जहाँ से चारों का युद्ध का समय और चारों के गवर्नर जनरल और चारों के जो नेतृत्व करता है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप, और चारों जो संधियाँ हुई हैं, जैसे कि मद्रास की संधि हुई है, मैंगलोर की संधि हुई है, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है, इन संधियों का समय, इन संधियों के समय कौन गवर्नर जनरल था, इन संधियों में क्या खास बात रही, इसको आप याद रखेंगे। टीपू सुल्तान को न केवल वीरता या साहस या युद्धों से जाना जाता है, बल्कि इसकी प्रशासनिक व्यवस्था उत्तम थी। वह प्रथम शासक था जिसने यूरोपीय पद्धति पर अपने प्रशासन के संचालन का प्रयास किया। यूरोपीय पद्धति पर आधारित व्यापारिक कंपनी की स्थापना की और व्यापार के विकास के लिए तुर्की, कुस्तुनिया व फ्रांस में अपने राजदूत भेजे। टीपू ने नई मौद्रिक प्रणाली, नए सिक्के, मापतोल प्रणाली और नया पंचांग लागू किया। अपने नाम के सिक्के चलाए तथा हिंदी वर्ष और महीनों को छोड़कर अरबी नामों का प्रयोग किया। देखिए बहुत सी बातें उसकी अपने नाम के सिक्के चलाए तथा हिंदी वर्ष और महीनों को छोड़कर अरबी नामों का प्रयोग किया। फ्रांस की क्रांति के प्रति अत्यधिक रुचि दिखलाई और वह जैकोबियन क्लब का सदस्य बना और अपने आप को नागरिक टीपू कहा। फ्रांस की क्रांति के प्रति मतलब टीपू सुल्तान ने अत्यधिक रुचि दिखलाई थी और वह जैकोबियन क्लब का सदस्य भी बना। और आपने प्रथम वर्ष में जब पढ़ा था विश्व का इतिहास, तब आप परिचित हैं फ्रांस की क्रांति से और जैकोबियन क्लब से, और उसने अपने आप को नागरिक टीपू भी कहा। श्रीरंगपट्टनम के किले में इसी संदर्भ में उसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। डाडवेल ने कहा, टीपू ऐसा प्रथम भारतीय शासक था जिसने पाश्चात्य परंपराओं को भारतीयों पर लागू करने का प्रयास किया। टीपू ने अपने प्रशासन को 7 भागों में बांटा जो मीर आसिफ पद के अधीन थे। ये अधिकारी राजा के प्रति उत्तरदायी थे। उसके प्रशासन में मंत्री या वजीर जैसा पद नहीं था। वस्तुतः 1784 के बाद टीपू ने विभाजन किया। वह प्रांतों को आसिफ टुकड़ी कहता था। ये चीज़ें आप नोट करना कि वह प्रांतों को आसिफ व टुकड़ी कहता था। कालांतर में उसके साम्राज्य में 17 प्रांत हो गए थे।
1787 में टीपू बादशाह की पदवी धारण करता है। मराठों द्वारा क्षतिग्रस्त शृंगेरी के शारदा देवी मंदिर के पुनर्निर्माण हेतु उसने धन दिया तथा श्रीरंगपट्टनम के किले में श्री रंगनाथ नरसिंहा व गोदेश्वर की पूजा चलते रहने दी। तो इस प्रकार टीपू सुल्तान ने बहुत सारी प्रशासनिक व्यवस्था में कार्य किया। उसका जो आर्थिक प्रबंधन था वह ज़बरदस्त था। उसने जिसे हम रैतवाड़ी कहते हैं, इसने मुक्त इनाम भूमि तथा पौलीगर की वंशानुगत भूमि को जब्त कर लिया। आमिल नामक अधिकारी कृषकों की समस्या देखता था और तकाबी प्रदान करने की अनुशंसा भी करता था। भू राजस्व की दर 1/3 थी जो भूमि की उर्वरता तथा सिंचाई व्यवस्था पर आधारित थी। 1792 में एक सर्वेक्षण के अनुसार भूमि कर से मैसूर की आय 1 करोड़ रुपये से अधिक थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद जब उसका साम्राज्य आधा रह गया तो उसने करों की दर में 37.5 की वृद्धि की। सैन्य सुधार उसने किए थे। नौसेना निर्माण हेतु टीपू ने 1776 में नौसेना बोर्ड का गठन किया। टीपू ने मैंगलोर, मुर्शिदाबाद व वजीराबाद बंदरगाह की भी स्थापना की। टीपू के अनुसार मैं धरती पर तो उनके स्रोतों को समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को सुखा नहीं सकता। अंतर्राज्यीय तथा अंतर्देशीय व्यापार दोनों के विकास पर टीपू ने ध्यान दिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु मस्कट, जिद्दा और अदन में अपने एजेंट नियुक्त किए तथा ब्रह्मा तथा चीन से भी उसके संबंध बनाए रखे। एक वाणिज्यिक बोर्ड की भी उसने स्थापना की। अंतर्राज्यीय में व्यापार किया। काले मिर्च व चंदन के व्यापार पर सरकार का एकाधिकार था। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर भी कहा जाता है। इसे ये श्रेय दिया जाता है कि ये प्रथम व्यक्ति था जिसने युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में एक टीपू सुल्तान ऐसा था कि उसने रॉकेट का प्रयोग किया था। ये प्रथम व्यक्ति था। इसको आप नोट करेंगे। नासा में एकमात्र भारतीय टीपू है जिसकी तस्वीर लगी है। इस चीज़ को भी आप नोट अपने उस नोट से पढ़ाया है। तो आप एक काम कीजिए, आप 2 भागों में मैसूर राज्य का उत्थान और पतन को बांटेंगे। एक भाग जो हैदर अली के समय है, हैदर अली के समय में आप उसका जो प्रारंभिक जीवन परिचय है और उसका जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसको नोट करेंगे। फिर आप टीपू सुल्तान का लेंगे। टीपू सुल्तान के समय कौन गवर्नर जनरल था, हैदर अली के समय कौन गवर्नर जनरल था। अगर आप इसको तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़ेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है और जितने भी जो मेन नोट्स हैं आप उसके एक नंबर के नोट्स, एक नंबर के जो प्रश्न हैं उन उसको इसमें से बना लीजिए। कई बार एग्ज़ाम में बड़ा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है मैसूर राज्य का उत्थान और पतन या टीपू सुल्तान के युद्धों के बारे में। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ेंगे, आगे आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में के लिए भी ये टॉपिक अच्छा है। धन्यवाद।